नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। दिल्ली में 1.5 करोड़ लोगों की जान पर बनी हुई है और सरकार सो रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन का सबसे बुरा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों की जिंदगी दिल्ली की जहरीली हवा की गिरफ्त में है। ये सब जानते हैं कि दिल्ली में एक दिन सांस लेने का मतलब है 25 सिगरेट के जितनी जहरीली हवा अपने अंदर ले लेना। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली का पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, खासकर कूड़े के पहाड़ यानी कि लैंडफिल साइट में आग का लगना। भलसवा, गाजीपुर और साथ ही ओखला लैंडफिल जैसे साइट से निकलने वाला धुआं हर दिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को बीमार नहीं, बहुत बीमार कर रहा है। और आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों में खासतौर पर दिल्ली में दिल के मरीजों की जो संख्या है उसमें 8 गुना तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं सर्दियों की आहट से ही दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने लगी है। सुबह शाम ही नहीं, दिन में भी धुंध छाने लगी है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली में धधकते कूड़े का पहाड़ और पंजाब हरियाणा के खेतों में जलती पराली के चलते दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गाजियाबाद की आबोहवा लगातार दूसरे दिन भी रेड जोन में थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक हवा में PM 2.5 का स्तर 250 से ज्यादा पहुंचना बहुत खतरनाक माना जाता है। ये हालत तब है जब दीपावली को अभी 12 दिन बचे हैं। तो आज जवाब तो देना होगा में बहस इसी पर कि क्या दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का आपातकाल आ चुका है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह आबादी है और जनसंख्या की वजह से दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। दिल्ली में इस वक्त करीब 1 करोड़ गाड़ियां हैं। 2030 में इन गाड़ियों की संख्या करीब 3 गुना बढ़कर 2 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। दिल्ली के प्रदूषण में अहम योगदान बाहरी राज्यों से आने वाले करीब 45 लाख गाड़ियां और ट्रकों का भी है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में 40% योगदान गाड़ियों का है। दिल्ली के प्रदूषण में दूसरा बड़ा योगदान इंडस्ट्री और लैंडफिल साइट का है, जिसके चलते करीब 23% प्रदूषण होता है। इसमें अकेले भलसवा, गाजीपुर और ओखला के लैंडफिल साइट से निकलने वाले धुएं, उड़ता कचरा और कचरे से बिजली बनाने वाले कारखाने से 10% प्रदूषण फैलता है। दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी वजह है हवा, जिसके चलते करीब 19% प्रदूषण होता है। इसमें दूसरे राज्यों का धूल, धुआं और प्रदूषण शामिल है। दिल्ली में चलने वाले कंस्ट्रक्शन, लोगों के कूड़े जलाने और शवदाह से करीब 12% प्रदूषण होता है। प्रदूषण का 5वां कारण दिल्ली के रिहायशी इलाके हैं, जहां रसोई से निकलने वाले धुएं, डीजी सेट जैसी चीजों से करीब 6% प्रदूषण होता है। हालांकि साल 2010 तक रिहायशी इलाकों से 18% प्रदूषण केरोसिन तेल के इस्तेमाल और लकड़ी के चूल्हों से होता था, लेकिन केरोसिन के इस्तेमाल पर पाबंदी और 100% LPG होने से अब इस प्रदूषण में कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा भयावह होगी। क्या ये आपातकाल जैसे हालात हैं, इसी पर आज होगी बहस। जवाब तो देना होगा में और साथ ही हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ तनुश्री गांगुली जुड़ चुकी हैं। आप CSE एयर पोल्यूशन के रिसर्च एसोसिएट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तनुश्री जी। साथ ही कविता अशोक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ट्री फॉर लाइफ इनका NGO है जो लगातार इस तरह की चीजों के लिए काम करता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रवि मलिक है, फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि मलिक। और अब से कुछ ही देर बाद NGT के लॉयर आनंद आर्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जवाब तो देना होगा हमें सवाल और जवाब का सिलसिला बिना ब्रेक के। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का आपातकाल, जवाब तो देना होगा। तो दिल्ली एनसीआर में या कहिए पूरे देश में ठंड दस्तक देने वाली है और उससे पहले फिर वही हो रहा है जो साल दर साल होता है। प्रदूषण बढ़ने लगा है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी है और साल दर साल यही होता है कि ऐसे मौके पर सवाल जवाब होता है, जिम्मेदारी तय करने की बात होती है, लेकिन फिर सब भुला दिया जाता है और आम आदमी हर तरफ ये सोचकर देखता है कि कौन हमें राहत दिलाएगा। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तनुश्री गांगुली रिसर्च एसोसिएट हैं एयर पोल्यूशन CSE से, कविता अशोक एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि मलिक फिजिशियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद आर्य जो कि वकील हैं NGT में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। तनुश्री, चूंकि आपकी संस्था बहुत काम करती है पर्यावरण को लेकर,
ये जो अभी स्थिति हो गई है कि फिर हम देख रहे हैं PM 2.5, PM 10 जो है वो 400-500 के लेवल तक पहुंच गया है। क्या आपको लगता है पिछली ठंड से इस ठंड के बीच में कुछ ऐसा किया गया था जो कि इसको रोक सकता था, और अगर नहीं किया गया तो क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ? जी, एक्चुअली मुझे पता था कि ये सवाल उठेगा, और क्योंकि आज हम इस चर्चा में डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरह से स्थिति इंप्रूव की जाती है, तो मैंने आने से पहले एक छोटा सा लिस्ट बनाया कि क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले तो जो पुरानी गाड़ियां थी, 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स और 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल्स, उनको बैन कर दिया गया है। उसके बाद में क्रॉप बर्निंग को टैकल करने के लिए स्पेशल सब्सिडीज दी जा रही है फार्मर्स को। 15 अक्टूबर से ग्रैप इम्प्लीमेंट हो चुका है। ऐसी चीजें, एमिशन स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स मीट करने बोल दिया गया है इंडस्ट्रीज को। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस हो रही हैं। दिक्कत ये हो रहा है कि इनका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं आपको सामान्य बात बता रही हूँ, चर्चा इस समय इस बात पर होनी चाहिए कि क्या सभी गाड़ियों का PUC टेस्टिंग सही से किया जा रहा है। सभी हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में सेम सिस्टम्स तो हैं, लेकिन उनका जो डेटा आ रहा है क्या वो एक्चुअली रिफ्लेक्टिव है कि कितने एमिशंस हो रहा है। तो आई थिंक अभी जो स्थिति बन चुकी है वो डेफिनेटली, जिस तरह से हवा की गति कम हो गई है या तापमान में टेम्परेचर्स कम हो गए हैं, उसके साथ एनफोर्समेंट में क्या कमी रह गई है उसे पता लगाना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच में आनंद आ रहा है, चूंकि आप एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी हैं, एक्टिविस्ट, आप इन चीजों को लेकर काम भी करते रहते हैं, और एनजीटी देखिए इसे लेकर कदम उठाने की बात तो करता है। लेकिन तनुश्री ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, फाइल्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि हमें पोल्यूशन को कर्ब करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, दूसरी तरफ मुझको ये नहीं समझ में आता हम लोग इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं कि चाहे हमारे एज ग्रुप के लोग हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली में जितने लोग हैं वो शायद इसे नियति समझ के बैठ चुके हैं कि दिल्ली में जब तक रहेंगे सांस हम जहरीली लेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे, आनंद आ रहा है। जो भी आपने कहा बिल्कुल सत्य है, जो तनुश्री जी ने कहा वो भी सत्य है। आज की डेट में पिछले 5-6 साल से जो इस मुद्दे के ऊपर बहस हो रही है, एनजीटी में केसेस हैं, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, अब उसके बेसिस पे आज की डेट में हमें पता है एग्जैक्टली पोल्यूशन का सोर्स क्या है और टोटल पोल्यूशन में हर सोर्स का कितना शेयर है, यह भी पता है। और यह भी पता है हमें कि हर पोल्यूशन को, हर सोर्स को कैसे कर्ब करना है, कैसे ठीक करना है, उसके लिए क्या क्या हमें एक्शन प्लान बनाए, वो एक्शन प्लान भी मालूम है। अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है उसमें मुझे नहीं दिखता कि कहीं हम किसी तरह का एक्शन ले रहे हैं। अब एक ही एग्जांपल मैं देता हूं, और जिसके लिए मैं समझता हूं कि एनजीटी एक तरह से दोषी है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि दिल्ली के अंदर 171 या 175 या कितना नंबर है जो यूनिट्स हैं, वो बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं और उनको बंद नहीं किया गया है। अब ये एक एक्शन प्लान का पार्ट था। यही आपकी जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी है, ईपीसीए, उनका जो हमारा ग्रैप है जी, ग्रेडेड इमरजेंसी प्लान, जो एक्शन प्लान बना हुआ, उसमें ये सब है। अब जो नहीं कर रहा, आपने एनजीटी ने फाइन लगाया, वो किसके ऊपर लगाया? वो हमारे जैसे टैक्स पेयर के ऊपर लगाया, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो मेरा है, आपका है और हर दर्शक का है वहां पे। तो दिल्ली गवर्नमेंट अगर वो 50 करोड़ रुपए देती तो पेनल्टी मुझ पे लगी, मैं ही विक्टिम हूं और मैं ही उसके लिए फाइन दे रहा हूं। ये जो फाइन एनजीटी को लगाना चाहिए था, जिसके लिए मैं उन्हें दोषी समझता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जजेस देयर हु आर एडजुडिकेटिंग ऑन दिस मैटर, वो ये कि ये जो फाइन है वो उन अधिकारियों के ऊपर लगना चाहिए था, उन पॉलिटिशियंस के ऊपर लगना चाहिए जिनकी ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीफ मिनिस्टर पे, एनवायरमेंट मिनिस्टर के ऊपर,
एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के ऊपर और जितने मेंबर हैं डीपीसीसी के, दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के जो भी हैं, उन सब के ऊपर लगना चाहिए। मैं पैसा क्यों दूं? गलती भुगतूं भी मैं, विक्टिम भी मैं, और फाइन देने मैं जाऊं। इनमें से आज की डेट में एनजीटी के पास 2 पावर है। एक, वो इस तरह के फाइन लगा सकती है, और दूसरा कंटेम्प्ट के केस में वो आदमियों को जेल के अंदर भेज देती है। मैं बहुत ही खुश होता अगर इनमें से जो 5 या 6 जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ मिनिस्टर से लेके डीपीसीसी के मेंबर सेक्रेटरी तक, इन जितने मेंबर हैं, जितने ये लोग हैं, इनको एक दिन के लिए तिहाड़ जेल की शुद्ध हवा खिला दी जाती है। जब तक ये नहीं होगा, ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि आपको इस तारीख तक ये काम कर देना था, वो आपने नहीं किया। जी एक बात जैसे अगर जैसे दिल्ली सरकार का ले लीजिए, दूसरा है 11 साल हो गए हैं इस ऑर्डर को पास किए हुए कि दिल्ली के अंदर 11-12 हजार बसें होनी चाहिए। क्यों बैठी है सरकार? 3 साल पहले चीफ मिनिस्टर ने चीख के चिल्ला के कहा मैं ये सब कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मुझे बताइए कि आज की डेट में भी जो उस समय 3 साल पहले 4,500 बसें चल रही थी, आज वो 3,500 रह गई हैं, जबकि होनी चाहिए थी 11,000। ये एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी चीज है जो इसके लिए ना तो उन्हें किसी से परमिशन ले ली है, ना उनके इस काम में कोई टांग अड़ा सकता है। मुझे एक बात बताइए, जो कह रहे हैं आनंद जी, वो बात तो अहम है कि जब भी कुछ होता है या तो हम सोचते हैं एनजीटी कोई दिशा निर्देश दे दे तो शायद कुछ हो पाएगा, या फिर वो मसला जो है वो सीएम कहेंगे एलजी ने ये नहीं करने दिया, एलजी कहेंगे हमने तो ये करके दे दिया था, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फंसा रह जाता है। लेकिन जो होना चाहिए उसमें से सही तौर पर कितना हो पाया है, और जो नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हो पाया, उसमें किसकी जवाबदेही? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना वो पॉलिटिकल झमेले में फंसे रहते हैं हमेशा, और इस वक्त भी हम फंसे हैं, पिछले साल भी हम फंसे थे। पिछले एटलीस्ट 5 सालों से तो पक्की तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ ही रहा है। हर दिवाली, क्या पूरे विंटर में फरवरी मार्च तक ये जो धुआंधार जो स्थिति है वो बनी रहेगी। जो आसमान पे बादल हैं वो बादल नहीं है, वो पोल्यूशन कहलाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि जो नेता पॉलिटिक्स करते हैं वो क्या कहीं अलग से सांस लेते हैं? वो भी यही हवा सांस लेते हैं। हाँ जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत एक स्ट्रेंज बात मैंने अभी ट्विटर पे पढ़ी है कि जो दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि अब हम वॉर फ्रंट पे इस पोल्यूशन से डील करेंगे। अरे भाई, अब कब? अब 10 दिन रह गए हैं दिवाली को, और दिवाली के अलावा सांस आ नहीं रहा है लोगों को, हॉस्पिटल भर रहे हैं। मैं खुद हेल्थ कैंप करती हूँ ग्राउंड लेवल पे जाकर के, मैंने परसों करा है। इतने लोगों को एस्मेटिक अटैक हो रहे हैं, सांस की बीमारियां हो रही है, स्किन एलर्जी हो रही है, आई एलर्जी, ऑल दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब आप कह रहे हैं कि अब हम इस पे वॉर फ्रंट पे काम करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि भाई जो आप है ना अपने टेरेस पे ग्रीन पौधे लगाइए। सर, अब ग्रीन पौधे लगाने का टाइम थोड़ी है, पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब एक्चुअली में जो ये आपको जो सबको मिलके, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सिटीजन्स, क्योंकि जब तक ये मास मूवमेंट अवेयरनेस नहीं बनेगा मांगने के तब लिए तक नहीं हो सकता। घर घर जा सकते हैं, तो ये साल भर घर घर जाके अगर उनके मंत्रियों ने पोल्यूशन के लिए कुछ किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। किया, और पूरे साल हमारे जैसे लोग जो पर्यावरण को बहुत प्रेमी हैं, जो प्रेम करते हैं और लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम करते हैं सर पूरे साल काम। बाकी जो ये मिनिस्ट्रीज हैं और ये जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तब जागती हैं जब दशहरा खत्म हो जाता है, उस दिन से शुरू होता है हल्ला, ये फरवरी मार्च तक चलेगा, उसके बाद में फिर साइडलाइन हो जाएगा। सो द थिंग इज की प्रायोरिटी मिल नहीं रही पर्यावरण को। नहीं, प्रायोरिटी एक तो एनवायरमेंट को नहीं मिल रही, दूसरी चीज एक कविता शो की बहुत बड़ी बात है। देखिए, बार बार ये बात होती है, हर साल ये बात होती है, जैसे कि आपने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम करेंगे, अब करेंगे। तो आप में इच्छा शक्ति नहीं है ना। आपने 5 साल देख लिया, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, हवा लगातार खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर उनको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। डॉक्टर रवि मलिक, आप फिजिशियन हैं, जरा पिछले 5 सालों की स्थिति समझाइए सर, क्योंकि सब में एक मैं यहां बैठी हूं जो पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशान रहती हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं जिनको सांस की दिक्कत है या और परेशानियां हैं, और ये लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से, ऐसी स्थिति से। जरा बताइए सर, लोग क्या अब प्रोन होते जा रहे हैं? हम ये मान ले कि लोग ये मान चुके हैं कि हमको दिक्कत होगी, हम हॉस्पिटल जाएंगे, 4 दवाइयां लेंगे, घर आ जाएंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, स्थिति काफी गंभीर है। एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आजकल हम लोग 100 मरीज अपने क्लिनिक्स पे देखते हैं तो 60 से 70% जो पेशेंट्स हैं वो दे आर बेसिकली रेस्पिरेटरी इलनेसेस, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन उनका पॉल्यूशन के साथ में है। आपको मैं ये भी बता दूं कि हम लोग एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं, ना चाहते हुए भी 15 से 20 सिगरेटें
पीते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO के आंकड़े कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशंस जो है वो होनी चाहिए। एक असाधारण सिटीजन कुछ भी नहीं कर सकता, वो कोई बस नहीं बंद कर सकता, वो कोई फ्यूल को जलाना नहीं बंद कर सकता। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज मैं और बता दूं, ठीक है दिवाली के आसपास थोड़ी सी पोल्यूशन बढ़ जाती है, बट दैट इज नेग्लिजिबल। अगर आप वैसे भी साल पूरा साल भी देखें, ठीक है दिवाली के आसपास पोल्यूशन दर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आप राउंड द क्लॉक ईयर भी देखें तो पोल्यूशन दर 7-8 गुना ज्यादा सेफ लिमिट से ज्यादा बड़ी होती है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि पब्लिक हेल्थ के साथ में प्ले कर रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, अब इन दिनों में आईसीयू में एडमिशंस, इट इज नॉट ओनली मॉर्बिडिटी, इट इज मोर्टेलिटी ऑल्सो। दमे के मरीजों की मौत होनी शुरू हो सकती है। छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, वेंटिलेटर्स पे जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक्स हो गए, कार्डियक स्ट्रोक्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो है इन्हीं के साथ में मिली हुई हैं। छोटी से लेकर बड़ी बीमारी, स्किन एलर्जीज हैं, आई की एलर्जीज हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है। ये प्रदूषण सर हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। मैं सोचता हूं कि सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला, जैसे कि अभी एक डेफिनेटली बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और दुष्प्रभाव करते हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूं, कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जिनमें ये पॉल्यूटेंट्स अगर लंबे टाइम तक हमारे शरीर में जाते हैं, इवन कैंसर तक की उत्पत्ति हो सकती है। बाकी ये तमाम तरह की रेस्पिरेटरी बीमारियां जिसमें कि एलर्जीज हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गए, एम्फाइसीमास हो गए, अस्थमास हो गए, उनको ये प्रेसिपिटेट करती है। स्किन की तमाम तरह की एलर्जीज, आई की तमाम तरह की एलर्जीज। तो प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा एरिया हमारे शरीर का नहीं है जहां पर कि ये पॉल्यूटेंट्स जो है एडवर्स इफेक्ट नहीं करते हैं। और इन दिनों में तो पॉल्यूशन का ये दर आ जाता है कि अस्थमेटिक्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ। ठीक है रवि सर, मैं आपके पास आऊंगा कि इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं। कविता जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अंदर इन्वॉल्व है, ये एक मल्टी प्राउंड अप्रोच है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये आपकी बात से पूरी सहमत हूं, क्योंकि जैसे मैं स्टूडियो में बैठी हूं, मैं खुद पिछले 2 महीने से आई एलर्जी से पीड़ित हूं और उसका कारण मेरे आई स्पेशलिस्ट ने पोल्यूशन ही बताया है। आप सोचिए, मैं खुद पोल्यूशन पे काम करती हूँ और कितनी हंसी की बात है, मैं पूरे साल पोल्यूशन पे काम करती हूँ और 2 महीने से लगातार, पिछले 2 महीने से मेरी आंखों की दवाई चल रही है और बहुत तकलीफ पाई, वाटरिंग है ये। तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक हेल्थ के लिए आंसरेबल कौन है? हम किसको पूछें? पब्लिक हेल्थ के पास पैसा है, आप घर में एयर प्यूरिफायर लगा लीजिएगा, लेकिन हर जगह हाथ में लेके थोड़ी घूमेंगे। हर आदमी प्यूरिफायर, आप जहां जाएंगे हर जगह एयर प्यूरिफायर तो होगा नहीं। इस देश नहीं, अगर पैसे वाले सोच रहे हैं कि भाई उनके पास इलाज है, उनके पास भी इलाज नहीं है। हमें पैसे वालों की बात नहीं करनी, हम पूरे देश की बात करें जहाँ। और तीसरी बात ये कि आप मार्केट जाएंगे, स्कूल जाएंगे, बच्चे प्यूरिफायर कहाँ तक चलेगा? अल्टीमेटली ये लग रहा है कि फिर गैस सिलेंडर आदमी ऑक्सीजन का लेके ही साथ चलेगा अगले साल से, ऐसी स्थिति लग रही है हमें आ रही है। मास्क लगाइए और अपना सिलेंडर खुद कैरी करिए लाइक अ टिफिन बॉक्स टू वो फ्यूचर में लगता है ऐसी स्थिति। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप इमेजिन करें इसी तरीके से सिर्फ फाइलों में सब चीजें दबकर रह जाएंगी, सफाई नहीं होगी, पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, तो यही हालात होंगे। तनुश्री गांगुली, आपको मैं लाना चाहूंगी डिबेट में। और देखिए, एक संजय श्रीवास्तव है, व्यूअर हैं, वो ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर दिल्ली में जगह जगह घूमने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो क्यों नहीं हर एक एमएलए दिल्ली का अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाए, वहां पर लोगों से बात करें, वहां की प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली किस तरीके से वहां साफ सफाई रखनी है, वहां कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, इसे लेकर काम करें। ये तो हो गई सरकार की इच्छा शक्ति की बात, जो फिलहाल तो हमें धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक रिसर्च एसोसिएट होने के नाते तनुश्री, जरा मुझे ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन जो है वो लगातार भयावह स्थिति में पहुंचता जा रहा है। ऐसे में अब होना क्या चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? कुछ चीजों का जिक्र आपने किया जो हुई, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें थोड़ा रिलीफ मिल पाए। रीजंस बहुत सारे हम दे देंगे, पराली जलाना, दिवाली का आना, क्रैकर्स जलाना, ये सब चीजें हम कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि कम से कम थोड़ी राहत हमें इससे मिल पाए? जी, पहले आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी। ये जो डिस्कशंस होती हैं वो हमेशा दिल्ली तक सीमित रह जाते हैं। हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन में ऐसे बहुत सारी सिटीज हैं जो WHO के आंकड़े आए हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है। उस लिस्ट में दिल्ली 6ठे नंबर पे है। तो दिल्ली से भी कई ज्यादा पोल्यूटेड शहर हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाह रही हूँ कि इन डिस्कशंस में उन शहरों को भी जोड़ा जाए ताकि उनमें क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। देखिए, क्या हो जाता है कि अगर हम रिसर्च जार्गन में ही रह जाए ना तो ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं होगा। अभी दिक्कत यह हो रही है कि दिल्ली में बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं,
सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी हो चुकी है, डिस्पर्जन मॉडलिंग स्टडी हो चुकी है, यहाँ तक कि MOA सब फोरकास्टिंग भी कर रहे हैं, अगले 72 घंटों में हवा की स्थिति कैसी होगी वो भी बता रहे हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन हम लोग गलती यहाँ कर रहे हैं कि हमने प्लान्स तो बता दिए हैं, लेकिन हमने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रैटेजी नहीं बताई है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अब समय आ गया है कि हम पता लगाएं कि जो हमने प्रपोज किया है वो आखिर रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, और अगर हमने कुछ प्रपोज किया है और उससे रिजल्ट दिख रहा है तो क्यों रिजल्ट दिख रहा है। तो रिसर्च के लिए जरूरी है कि ये कंपैरिजन्स लाए जाएं। अगर मैं कह रही हूँ कि हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी फार्मर्स को दिया जाए तो वो क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, और अगर किसी फार्मर्स ने वो लिया है तो कितना कटौती हो रहा है पोल्यूशन में। तनुश्री, रिसर्च तो बहुत हो गई है, पेपर वर्क आई एम श्योर आप उस डिपार्टमेंट से हैं कि आप रिसर्च करती है, पर मैं काम करती हूँ ग्राउंड लेवल पे। मैं पिछले 10 दिन से देख रही हूँ हेल्थ कैंप्स में और इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के खुद जाके देख रही हूँ। रिसर्च इज नॉट व्हाट, अब हिंदुस्तानी जो सिटीजन है उसको रिसर्च से अब मतलब नहीं है जी, अब आप हमें रिजल्ट दीजिए। बिल्कुल, अब रिजल्ट का टाइम आ गया है, अब पेपर वर्क का काम तो पहले होना चाहिए था सरकार का। रिसर्च बहुत हो चुकी है, लेकिन जो रिसर्च में आ चुका है एटलीस्ट उसको अप्लाई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी मैं कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली जैसे शहरों में खूब रिसर्च हो चुका है, अब जरूरी है एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना। मैं भी आप ही की बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात के साथ। देखिए मेरे पास हो जाते हैं, मेरे पास दूसरे शहरों में भी गए जहां हम एक्शन प्लानिंग करना चाह रहे थे, और देखिए मैं कंप्लीट कर लूं अपनी जी बोलिए। हर चीज के लिए हम कुछ ऐसे भी शहरों में गए जहां पे हमने देखा कि देखिए हर चीज के लिए एक एक्शन प्लान बन चुकी है। अब सवाल ये है कि वो क्यों नहीं हो रही। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एनजीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर 50 करोड़ का फायदा लिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है। पर एक दिन अगर इनमें से एक ऑफिसर जिसकी ये डेरेलिक्शन है, मैं ये कहूंगा, ये वर्ड आसानी से यूज नहीं करना चाहिए, ये जितने ऑफिसर हैं दे आर डेरेलिक्ट ऑफ द ड्यूटी, लीगल एंड स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। नाउ अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और जो एनजीटी के आदेश हैं उनकी भी अवहेलना कर रहे हैं। ये बात सही तो है। इनको जब तक एक आदमी को सजा नहीं मिलेगी, अगर हम याद करें अपने स्कूल के डेज में जब शोर मचाते थे, दंगा मचाते थे, एक लड़के के थप्पड़ पड़ता था, सारी क्लास शांत हो जाती थी। एक चीफ सेक्रेटरी को उठा के अंदर जेल में डाल दीजिए एक दिन के लिए, एक चीफ सेक्रेटरी को एक दिन के लिए अंदर डाल दीजिए। नहीं, और आनंद भाई क्लियर भी तो है, जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी ना करे तो उसकी जवाबदेही हो। अब एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट विच आई एम मेकिंग। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है, अब आपका हाई कोर्ट ये कह चुकी है, एनजीटी कह चुकी है, अब तो एक्शन टाइम आ गया है कि किसी को, और ये आई थिंक अब मैं तो यही सोचता हूं कि अगर हम किसी तरह कोई ऐसा पब्लिक मूवमेंट चालू हो कि जिससे कि हम जाके सारी दिल्ली बंद हो जाए, कि जब तक ये दिल्ली साफ नहीं होगी, जब तक आप ये एक्शन नहीं लेंगे हम यहां से हटेंगे नहीं, अगले दिन एक्शन शुरू हो जाएगा। सर मेरे पास एक सजेशन है, बहुत सिंपल है, जो इस देश में बहुत काम करता है, वो है कि इलेक्शन। अब का जो 2019 का इलेक्शन आए पूर्णिमा, मैं चाहती हूं कि दिल्ली के नागरिक खड़े होकर बोले पर्यावरण की शुद्धि को हम मेन मुद्दा बनाना चाहते हैं, आप हमें एक साफ, स्वच्छ और साफ हवा वाली दिल्ली देंगे, और प्रॉमिस कर रहे हैं और ये डिलीवरी देंगे, तब आपको वोट मिलेगा। इस बारे में कभी ये मुद्दा उठता ही नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेंगलोर के अंदर जो बेंदलूर लेक है और तीसरी लेक है, उनमें कितना फ्रॉथिंग हुआ है, बिल्कुल, और कितना शोर मचा है, कितना डेंजरस है, कुछ नहीं हुआ। अब इस पे भी मैं आपको बता दूं, सर जब तक लोगों को, नेताओं को वोट की कमी महसूस नहीं होगी ना दिल्ली नागरिकों से, तब तक कोई काम करेगा नहीं। मैं एनजीटी के अंदर मैंने एक केस फाइल किया कि जितनी देश के अंदर वेटलैंड्स है, अगर हम उन वेटलैंड्स को बचा पाए, उनको मेंटेन कर पाए, तो उसके लिए जो जो रूल्स हमारे थे उनको इंप्लीमेंट करना है। 2010 के रूल अभी तक नहीं इंप्लीमेंट हुए। जब ये सिचुएशन आ गई, जब हमने सिर्फ एनजीटी के अंदर ये हल्ला मचाना शुरू किया कि हमें कोई नहीं चाहिए, जो आपकी डायरेक्शन है या तो ये इंप्लीमेंट करें चीफ सेक्रेटरी और एनवायरमेंट सेक्रेटरी जिनकी ये जिम्मेदारी है, वरना इनको जेल भेजिए, तो उन्होंने रूल बदल दिया। और 2017 में रूल बजे जिसके अंदर एक साल के अंदर सब कुछ करना था, वो भी नहीं हुआ। आज मैंने MOEF को चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं दे रहा, RTI एप्लीकेशन के अंदर जवाब नहीं दे रहा ठीक से।
सर मेरी भी एक PIL चल रही है एनजीटी में। दुख की बात ये है कि आजकल ना कोई सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर रहा है, ना एनजीटी की कोई सुन रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जिस दिन मैं इसीलिए मैंने कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू एनजीटी, जो इन्होंने ये 50 करोड़ का फाइन दिल्ली गवर्नमेंट पे लगाया, दिल्ली गवर्नमेंट से हटा के, जो कि हमारा पैसा है जिसके पास, उस पैसे जो 10 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स है उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दे और एक दिन के लिए उनको तिहाड़ जेल की जिम्मेदारी है। वो तो जो कर सकते वो नहीं कर रहे। लेकिन बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये प्रदूषण बढ़ेगा, दिवाली भी आने वाली है, ठंड भी बढ़ने वाली है। एज ए डॉक्टर आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताएंगे कि हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जैसे कविता जी को देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से उनको आंख की इन्फेक्शन है। ऐसी चीजों से बचने के लिए, सांस की समस्या से बचने के लिए लोग क्या करें? देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि जो कॉमन सिटीजन है उसके हाथ में बहुत कुछ नहीं है करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, जैसे दिवाली का मौसम आता है तो दिवाली जब आती है तो हम थोड़े पटाखे वगैरह का कम इस्तेमाल करें। लेकिन एक कॉमन सिटीजन के हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है। वो अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन भी करना चाहे, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप कहां पर एयर प्यूरिफायर लेके घूमेंगे। डेफिनेटली एयर प्यूरिफायर जब अफोर्ड हो सकता है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कम से कम जब आप घर पे हैं तो उस वक्त थोड़ी सी पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल हो सकता है। मास्क भी जो है फुल प्रूफ नहीं है पॉल्यूशन के लिए, लेकिन फिर भी प्रदूषण के कुछ प्रोटेक्शन हो सकती है। फिर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं वो अपने इनहेलर्स वगैरह की डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर सांस के अंदर ज्यादा दिक्कत है तो हालत बिगड़ ना जाए तो समय रहते डॉक्टरी सलाह भी ले लें, ताकि आजकल पेशेंट जो आईसीयू तक में चले जाते हैं, वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं, तो इन सब चीजों का तो एक इंडिविजुअल अपना थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूंगा, इसके अंदर जब तक स्ट्रांग एक्शंस नहीं होंगे तब तक एक साधारण सिटीजन जो है बसें नहीं बंद कर सकता। एक साधारण सिटीजन जो है वो बसों को रेगुलेट नहीं कर सकता, या फ्यूल बर्निंग के ऊपर रोक नहीं लगा सकता, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रोक नहीं लगा सकता। बहुत सारे जो चीजें हैं वो सरकार और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सरकार को सख्त कदम उठाना ही चाहिए। बाकी जहां तक एक इंडिविजुअल का सरकार, ऑफिसर्स और एक्शन लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें ये ना कहना पड़े कि भाई आपातकाल जैसी स्थिति है। इस वक्त